नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है, जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 131 के जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, BHIC 131 का जो संबंध है वो भारत के इतिहास से है। पेपर जो होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। टाइम आपको 3 आवर का मिलेगा। कोई से भी आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे और जो क्वेश्चन आपको करने होंगे वो एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन करने होंगे और एक सेक्शन से 3 क्वेश्चन करने होंगे। और एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको 400 वर्ड्स में देना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का तो डाउट यही रहता है कि एक क्वेश्चन का आंसर हमें कितने पेज में देना है। तो आपको 400 वर्ड्स के आसपास में एक क्वेश्चन का आंसर देना है। अब देखो, हम यहाँ पर जो है एक एक क्वेश्चन के जो आंसर हैं उसे पूरी तरीके से आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत के बुनियादी प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से इनकी विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। तो देखो, इस क्वेश्चन के आंसर को हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने एक एक क्वेश्चन के जो है आंसर यहाँ पर PDF बना रखी है। ये PDF आपको मिल जाएगी, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखो, हमारा जो क्वेश्चन है पहले हम वो समझते हैं। क्वेश्चन हमारे से ये पूछ रहा है कि जो भारत का बुनियादी प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं। दूसरी बात यह है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इनकी विशेषताओं का वर्णन करो। तो देखो, मैंने आपको ये चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया भी था कि अगर हम भारत के भौगोलिक दृष्टि की बात करें तो भारत को भौगोलिक दृष्टि से 5 भागों में बांटा जाता है। यानी कि अगर आप भारत को देखोगे तो आप भारत को ज्योग्राफिकल वे में 5 भागों में बांटोगे और हर भाग का अपना एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। क्योंकि भारत की बात करें तो भारत के प्रत्येक क्षेत्र का एक सामाजिक इतिहास रहा है, एक सांस्कृतिक इतिहास रहा है, एक राजनीतिक इतिहास रहा है, एक आर्थिक इतिहास रहा है। तो अगर हम भारत के 5 क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत के 5 क्षेत्र हैं कौन से। तो जब कोई पूछे भाई भारत के भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो भारत को भौगोलिक दृष्टि से 5 भागों में बांटा जा सकता है। हालांकि किताब में जो है वो 3 भाग स्पेशल दिए हैं, 2 अलग से दिए हैं। तो पहला भाग तो हो गया भारत, अगर मैं इसे भारत मान लूँ, नॉर्थ से, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगी, हिमालय पर्वत श्रृंखला होगी, ठीक है। सेकेंड वन यहाँ पर क्या होगा, उत्तर भारत के मैदान होंगे। तीसरा ये हमारा दक्षिण भारत होगा, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। चौथा समुद्र के पास का एरिया होगा और 5वां रेगिस्तान। तो इस तरीके से हम भौगोलिक दृष्टि से भारत को 5 भागों में बांट सकते हैं। तो भारत को भौगोलिक दृष्टि से आप 5 भागों में बांटोगे तो पहला भाग क्या आएगा, हिमालय रीजन आएगा। दूसरा भाग क्या आएगा, उसके ही नीचे उत्तर भारत के मैदान आएगा। फिर क्या आएगा, दक्षिण भारत आएगा। फिर समुद्र के आसपास का एरिया, क्योंकि आपको पता है भारत तीनों तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा है, तो तटीय प्रदेश होंगे। और फिर यहाँ पर क्या है, रेगिस्तान वाला एरिया है। तो भारत को भौगोलिक दृष्टि से हम 5 भागों में बांटेंगे और हर एक भाग का अपना एक ऐतिहासिक रूप से महत्व है। हर एक भाग ने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास को प्रभावित किया है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, मैं ये मान के चल रहा हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई है। क्वेश्चन फिर से देख लो आप। क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है कि भारत के बुनियादी प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र कौन से हैं। तो आपने बता दिया भारत के बुनियादी यानी कि जो बेसिक हमारे ज्योग्राफिकल एरिया है वो 5 तरीके से है। एक हिमालय वाला एरिया है, फिर एक उत्तर भारत के मैदान वाला एरिया है, एक साउथ इंडिया वाला एरिया है, एक समुद्र के आसपास जो तटीय प्रदेश हैं वो है, और एक रेगिस्तान वाला इलाका है जिसमें राजस्थान और गुजरात के कुछ प्रदेश आते हैं। अब हम हिमालय क्षेत्र की बात कर रहे हैं और फिर इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की भी बात कर रहे हैं, यानी कि इतिहास में इसका क्या महत्व था इसकी बात कर रहे हैं। तो हिमालय क्षेत्र भारत के उत्तर में स्थित है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, और इसे 3 भागों में बांटा जाता है, पूर्वी हिमालय, मध्य हिमालय और पश्चिमी हिमालय। और इस तरफ से चलोगे तो सबसे पहले पश्चिमी हिमालय आता है, फिर मध्य हिमालय आता है और पूर्वी हिमालय आता है। तो ये जो पश्चिमी हिमालय वाला जो एरिया है ये आपको पाकिस्तान वाली जो साइड है उस तरफ दिखाई देगा। मध्य हिमालय वाला जो एरिया है ये बीचों बीच भूटान के आसपास वाला जो क्षेत्र है, नेपाल वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर मिलेगा। पूर्वी हिमालय जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है, ये वाला एरिया है। पूर्वी हिमालय की जब आप बात करोगे तो पूर्वी हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है ये ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व में है और असम और लगभग दक्षिण चीन तक फैली हुई है। मध्यवर्ती हिमालय की बात करोगे तो भूटान से चित्राल तक फैला हुआ है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। तिब्बत का पठार भी इसी में ही शामिल है, किसमें, मध्यवर्ती हिमालय में। अब आगे बात करें हम पश्चिमी हिमालय की, तो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से शुरू है और अफगानिस्तान में दूर तक फैला हुआ है। तो अगर आप हिमालय की बात करोगे तो भारत का सबसे पहला भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, उत्तर में हिमालय है। हिमालय को कितने भागों में बांटोगे आप, 3 भागों में बांटोगे। कौन से 3 भागों में बांटोगे, पूर्वी हिमालय, मध्यवर्ती हिमालय और पश्चिमी हिमालय। पूर्वी हिमालय की बात करोगे तो कौन सी तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। इसमें क्या होएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व से लेकर असम तक के जितने भी क्षेत्र हैं, साउथ चाइना तक के, ये सब किस में आएंगे, पश्चिमी हिमालय में आएंगे। मध्यवर्ती हिमालय कहाँ पर भाई, भूटान से लेकर चित्राल तक फैला हुआ है। तिब्बत का पठार भी क्या है, इसी में शामिल है।
भारत और तिब्बत के जो संबंध है वो यहीं से स्थापित हुए हैं। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से लेके अफगानिस्तान तक दूर क्षेत्र में जो फैला हुआ है वो कौन सा है, वो है हमारा पश्चिमी हिमालय। अब हम बात करें हिमालय की विशेषताओं की, तो हिमालय एक भौगोलिक बाधा है। तो भौगोलिक बाधा का मतलब ये है कि ये उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, इसके अलावा उस तरफ से आने वाले लोगों को भी यहाँ पर रोकता है, आक्रमणकारियों से हमारी रक्षा भी करता है। तो एक हिमालय की इंपॉर्टेंस तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि हिमालय जलवायु का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। भारत में गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र जैसी जो नदियाँ हैं, सिंधु जैसी जो नदियाँ हैं, उनके जो उद्गम स्थल है वो भी कहाँ से है, हिमालय से ही है। तो भारत की अगर बात करें तो भारत को हिमालय से भाई बहुत सारा फ़ायदा मिला है, क्योंकि हिमालय ने भारत को विदेशी आक्रमणों से बचा कर रखा है। क्योंकि अगर आप प्राचीन काल की बात करोगे तो देखो भारत क्या है, 3 तरफ से तो समुद्र से घिरा हुआ है। अगर आप देखोगे तो भारत 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरफ है हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएँ। तो भारत में आने का सिर्फ एक ही क्षेत्र था जो आज के टाइम पे पाकिस्तान वाला एरिया है, ठीक है, तो वहाँ से। तो ऐसे में कोई पहले के टाइम पे यहाँ से तो आ नहीं सकता था समुद्र से, और हिमालय से भी नहीं आ सकता था। तो इस प्रकार से ना हमारी भौगोलिक सीमाएं बहुत ज़्यादा मजबूत थीं। ये तो अब ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है, तो इसलिए अब आ भी सकते हैं। तो ऐसे में हम ये देखा जाए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, तो हिमालय ने भारत को विदेशी आक्रमणों से बहुत बचाया है। इसके अलावा इस क्षेत्र के कल्चर की बात करोगे तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार यहीं पर हुआ है। विशेष रूप से लद्दाख वाला एरिया है, सिक्किम वाला एरिया है, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ पर बौद्ध धर्म भी फैला है। हिमालय के जो पासेस हैं, यानी कि जो दर्रे हैं, दर्रे का मतलब होता है, देखो जैसे ये पहाड़ियाँ हैं, तो पहाड़ियों के बीच में कहीं कहीं क्या होता है, दरारें होती हैं, जहाँ से आवाजाही, मतलब इतनी बड़ी दरारें होती हैं कि जहाँ से रास्ता भी बन सकता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो हिमालय के जो दर्रे हैं वहाँ से लोगों का आवाजाही रही है। जैसे काराकोरम दर्रा, खैबर दर्रा बहुत फेमस है। तो यहाँ से बड़े पैमाने पर व्यापारी आवाजाही करते थे, व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ है और कल्चरों का आदान प्रदान भी, यानी कि संस्कृति का भी आदान प्रदान हुआ है। तो अगर आप हिमालय की बात करोगे तो सबसे पहले आप हिमालय को डिफाइन करोगे, आफ्टर दैट आप क्या बताओगे, इसकी विशेषता बताओगे। ये इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण हो गया। अब हम उत्तर भारत के मैदान की बात कर रहे हैं। तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, गाद लेकर आती हैं और वो लाकर क्या करती हैं, उत्तर भारत के मैदान को बनाती हैं। तो गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र जैसी नदी जो हैं, इनके जलोढ़ निक्षेपों से, यानी कि इनके द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से ये क्षेत्र बना है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। अब देखो ये क्षेत्र उपजाऊ है तो सिंपल सी बात है, पहले लोग किस पर डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पर, यानी कि कृषि पर निर्भर थे। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर क्या हो गए, बस गए, और ये क्षेत्र इसी वजह से घनी आबादी वाला क्षेत्र है। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, ये भारत में सबसे ऊपर हिमालय पर्वत श्रृंखला है। यहाँ से क्या निकल रही है, बहुत सारी नदियाँ निकल रही हैं। इन नदियों के साथ बहुत सारी क्या आ रही है, मिट्टी भी आ रही है, गाद आ रही है, और ये यहाँ आकर क्या हो जा रही है, जम जा रही है। और यहाँ पर क्या बन जा रहा है, एक मैदान, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तर भारत का मैदान। तो उत्तर भारत का जो मैदान है वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से मिलकर बना है। बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, दैट्स वाई लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आकर बसे हैं, और ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है, इसीलिए इसे भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। अब इतिहास में इसका क्या महत्व है इस क्षेत्र का, तो इतिहास क्या, आज भी इस क्षेत्र का बड़ा महत्व है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं रहती है। यह भारतीय सभ्यता का पालना है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता, गंगा घाटी सभ्यता का विकास यहीं हुआ है। अगर आप उत्तर भारत के मैदानों में देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता का विकास यहीं हुआ। महाजनपद जो थे प्राचीन काल में, 16 महाजनपद थे, आपको पता है, मगध है, वज्जी है, अवध है, ये सब यहीं पर हुए। बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना यहाँ हुई, जैसे मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, इन सब की स्थापना इन्हीं क्षेत्रों में हुई है। इस क्षेत्र का हमारे देश के कल्चर में भी बहुत बड़ा योगदान है। वैदिक सभ्यता, उपनिषद वाली सभ्यता, बौद्ध धर्म यहीं पर उदय हुए हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे उत्तर भारत के मैदान, तो आप बोलोगे हिमालय से निकलने वाली नदियों ने जो बहुत सारी मिट्टी लेकर आई हैं, जलोढ़ निक्षेप लेकर आई हैं, उनसे ये मैदान बनाया है। डेट्स वाई ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, लोग कृषि पर निर्भर थे, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य जैसे जो महान साम्राज्य हैं, और मुगल जो आक्रमणकारी थे, ये सब यहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानियाँ बसाई हैं। और इस क्षेत्र की जो संस्कृति है उसका योगदान तो सबसे ज़बरदस्ती है। वेदों की बात करो, उपनिषदों की बात करो, बौद्ध धर्म की बात करो, इन सब का उदय यहीं हुआ है। अब हम भारत का तीसरे वाले एरिया की बात कर रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार। तो देखो जो भारत का ये साउथ इंडिया है, तो यहाँ से ये प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा शुरू हो रहा है और बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। यह क्षेत्र भारत का सबसे पुराना माना जाता है। सबसे पुरानी चट्टानें हैं यहाँ पर, पठारी संरचनाएं हैं, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, दक्कन की पहाड़ियाँ, यहाँ पर ये सारी पहाड़ियाँ हैं। नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी जैसी नदियाँ हैं, जिसकी वजह से ये क्षेत्र भी कुछ हद तक उपजाऊ है। लेकिन यही इस क्षेत्र की समस्या भी है कि कृष्णा और कावेरी नदियों को लेकर आज भी विवाद होता है। इतिहास की अगर आप बात करोगे दक्षिण की, तो यहाँ पर चालुक्य वंश, पल्लव वंश, विजयनगर साम्राज्य, जो कि अपनी कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। तो ये क्षेत्र के अगर आप इतिहास की बात करोगे, बड़ा समृद्ध इतिहास रहा है। चोल राजा, चेर राजा, चालुक्य, पल्लव,
ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इन राजाओं का उदय हुआ है जिन्होंने इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान करी है। दक्षिण भारत की वास्तुकला सबसे ज़बरदस्त है। दक्षिण भारत के मंदिरों की बात करोगे, महाबलीपुरम का मंदिर, तंजावुर का मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, तो इस क्षेत्र की ये वास्तुकला के बारे में बताते हैं। दक्कन के पठार ने दक्कनी कला, साहित्य और संगीत को भी उभारा है। अगर आप संगम साहित्य का अध्ययन करोगे तो आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। अब हम बात कर रहे हैं तटीय क्षेत्र की। तो तटीय क्षेत्र कौन सा होता है? तो समुद्र के आसपास का जो ये एरिया है, ये हमारा क्या है? तटीय एरिया। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोस्टल एरिया। तो भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट का जो क्षेत्र है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा है। यानी कि भारत के इस वाले एरिया में तो बंगाली खाड़ी है और इस वाले एरिया में क्या है? अरब सागर है। इसके अलावा भारत में क्या है? इसके दो भाग हैं, कोंकण और एक कोरोमंडल। इतिहास की बात करोगे तो समुद्री व्यापार की शुरुआत हुई है। समुद्र से पार यहाँ पर संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है। चोल वंश के राजाओं ने, चेर वंश के राजाओं ने दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश हैं? तो वहाँ पर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इन सभी देशों से अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है। इसके अलावा इसी क्षेत्र से अंग्रेज और जो पुर्तगाली थे ये यहाँ से आए थे और इन्होंने गोवा, कोचीन और चेन्नई जैसे क्षेत्रों को व्यापारिक केंद्र बनाया था। अब हम बात कर रहे हैं भारत के रेगिस्तानी क्षेत्र की, जिसमें थार मरुस्थल है। तो भारत के ये वेस्ट में है और भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। यानी कि थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के बीच में फैला हुआ है। इसमें राजस्थान, गुजरात और सिंध के हिस्से शामिल हैं। इतिहास की बात करोगे तो ये क्षेत्र प्राचीन भारत में सिल्क रूट का हिस्सा था। आपको पता है 6000 किलोमीटर का एक सिल्क रूट है जो कि दक्षिण भारत से होते हुए सीधे इटली के रोम तक जाता है। राजस्थान के किलों की बात करोगे, राजस्थान के महल की बात करोगे तो इस क्षेत्र की ऐतिहासिकता को आज भी बनाए रखते हैं, जिससे पता चलता है कि यह क्षेत्र भी इतिहास की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो अगर आपके पेपर में अब ये क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन का आंसर देने में क्या हो, आप सक्षम हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं और भी बहुत से क्वेश्चनों की जो है हमने वीडियो अपलोड कर रखी है। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो उसमें से 5 क्वेश्चन आपके बहुत ही ईजी वे में हो जाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखो पेपर में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण हैं? 20 नंबर में क्वेश्चन आया है। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता खत्म कैसे हो गई। तो जब आप हड़प्पा सभ्यता के पतन की बात करोगे, मैंने इसका भी आंसर बना रखा है यहाँ पर, ये देखिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं हमारे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो देखो आप सभी को पता है हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, और इस सभ्यता का इतिहास आज से 5000 साल पुराना है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये अचानक से नष्ट कैसे हो गई? आखिर ये सभ्यता आज क्यों नहीं है? तो अलग अलग विद्वान इसके लिए अलग अलग रीज़न बताते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो अलग अलग वजह से हुआ होगा। तो आप सभी को हड़प्पा सभ्यता के तो बारे में पता ही होगा ना कि आज से 5000 साल पहले सिंधु नदी के आसपास एक सभ्यता फली फूली जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। लेकिन एक समय के बाद वहाँ की बसावट खत्म हो गई, लोग उस जगह को छोड़कर चले गए और हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई। पतन का मतलब होता है नष्ट होना। तो वो क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि आखिर ये इतनी जो अच्छी सिविलाइजेशन थी, दुनिया की सबसे वेल सिविलाइजेशन थी, दुनिया की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी, तो इतनी वेल सेटल सभ्यता कैसे खत्म हो गई? तो देखो, तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है इसके लिए विद्वानों की अलग अलग राय है, क्योंकि ये एक बहुत ही जटिल यानी कि उलझा हुआ विषय है। कुछ लोग कहते हैं इसके पतन के पीछे प्राकृतिक कारण है, यानी कि नेचुरल डिजास्टर हुई होंगी, भूकंप आ गया होगा, बाढ़ आ गई होगी, जिसकी वजह से सभ्यता खत्म हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं इसके पीछे सामाजिक कारण है। सामाजिक कारण में क्या हुआ, आर्य लोग आए, उन्होंने इस एरिया पर अटैक किया और बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे गए युद्ध में। कुछ कहते हैं नहीं, आर्थिक कारण था, क्योंकि एरिया जो है वो कृषि पर निर्भर था और ऐसे में आगे चलकर क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ होगा और ज़मीन में सूखा पड़ गया होगा और लोग इसी वजह से इस क्षेत्र को छोड़कर चले गए होंगे। कुछ लोग सांस्कृतिक कारणों की भी बात करते हैं। तो इससे पता चलता है कि अलग अलग विद्वान हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए अलग अलग राय देते हैं। इस सभ्यता का जो पतन है वो लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हो चुका था और इसके प्रमुख कारणों की बात हम करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का पहला जो कारण है वो है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। तो ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र था ये एक टाइम पर हरा भरा था और बहुत अच्छी यहाँ पर खेती होती थी। लेकिन क्या हुआ, ये जो पूरा एरिया था ये सिंधु नदी और सरस्वती और उनकी सहायक नदियों पर आधारित था, उसी पर निर्भर था, खेती ज़बरदस्त तरीके से होती थी। अब क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन नदियों में पानी कम हो गया। तो इन नदियों का प्रवाह जब कमज़ोर हो गया तो नदियाँ सूखने लगी। सरस्वती नदी तो पूरी तरीके से सूख गई और सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, जिसकी वजह से इस एरिया को जो पानी मिलता था वो पानी मिलना क्या हो गया, बंद हो गया। अब ये लोग पूरी तरीके से किस पर डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे और इनका जो व्यापार था वो भी नदियों के माध्यम से होता था। ये सब बुरी तरीके से प्रभावित हो गया, जिसकी वजह से
लंबे समय तक यहाँ पर सूखा बना रहा, कुछ लोग मर गए और कुछ लोगों ने ये क्षेत्र छोड़ दिया और दूसरी जगह पर जाकर चले गए। तो कुछ विद्वान ये कहते हैं भाई हड़प्पा सभ्यता का जो खत्म हुई, ये सिविलाइजेशन जो खत्म हो गई, उसका पहला कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज है। कि कभी ये सभ्यता हरी भरी थी, यहाँ पर खूब बढ़िया खेती बाड़ी होती थी, सरस्वती नदियाँ थी, उसकी सहायक नदियाँ थी, सिंधु की सहायक नदियाँ थी। फिर यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हुआ, जलवायु परिवर्तन की वजह से नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। सेकंड वन, नदियाँ सूख गई, जिसकी वजह से इस एरिया को पानी नहीं मिल रहा। पानी नहीं मिला तो क्या हुआ? खेती होनी बंद हो गई। खेती होनी बंद हो गई तो क्या हुआ? लोग भूखे मरने शुरू हो गए। लोग भूखे मरने शुरू हो गए तो कुछ लोगों ने एरिया ही छोड़कर चले गए। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, इस सभ्यता के पतन का कारण है बाढ़, क्योंकि ये एरिया नदियों के किनारे बसा हुआ था। अब नदियों में ना लगातार क्या होता था? पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाता था और नदियाँ अपने मार्ग से भटक जाती थी, जिसकी वजह से जो ये एरिया थे इनमें क्या आ जाती थी? बाढ़ आ जाती थी। और इसके लिए बहुत सारे सबूत मिले भी हैं। लगातार वहाँ पर ना लेयर पे लेयर मिली है कीचड़ों की, जिससे पता चलता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ से ही हुआ है। तो कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए विद्वानों ने जो कारण बताए हैं उसमें ये बताया कि जो हड़प्पा का बहुत बड़ा शहर था, सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो, ये बाढ़ आने की वजह से नष्ट हो गया। क्योंकि हड़प्पा के बारे में खुदाइयों से पता चला है। तो हड़प्पा की जिन लोगों ने खुदाई करी है उन्होंने जो नोटबुक लिखी है उससे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो में जो बसावट है वो अलग अलग अवस्थाओं में बहुत सारी बाढ़ों के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि जैसे बाढ़ आता था, बाढ़ आती थी तो लोग क्या करते थे? फिर वापस से उसके ऊपर घर बनाते थे मिट्टी के ऊपर। फिर बाढ़ आती थी, फिर डूब जाता था सारा एरिया। तो कब तक इंसान हर बार अपने आप को बचाएगा? जब लगातार बाढ़ आती रहेगी तो इंसान इस क्षेत्र को छोड़कर ही चला जाएगा। कह रहा है मोहनजोदड़ो के मकानों में, सड़कों पर बड़े पैमाने पर मलबा मिला है, कीचड़ युक्त मिट्टी मिली है, रेत मिली है, जिससे पता चलता है कि हाँ भाई यहाँ पर बाढ़ आई होगी। तो हड़प्पा सभ्यता के जो क्षेत्र हैं वो बाढ़ की वजह से, जल भराव की वजह से सभ्यता का पतन हो गया होगा। सिंधु नदी में लगातार बार बार बाढ़ आ रही होगी, इनने फसलों को नष्ट कर दिया होगा। शहर का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, यानी कि जो बुनियादी ढांचा था, उसे भी खत्म कर दिया होगा। बाढ़ की वजह से जो जल निकास प्रणाली है, यानी कि जो नाले वगैरह हैं, वो भी चौक हो गई होंगी पूरी तरीके से, जिसकी वजह से शहर के जो निवासी हैं अब वो समझ चुके होंगे कि अब ये एरिया रहने लायक नहीं है। तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर इस एरिया को छोड़ दिया होगा। हड़प्पा सभ्यता की अगली जो समस्या थी वो इकोनॉमी फैक्टर था, क्योंकि हमने अभी बात करी कि ये सभ्यता कृषि पर बहुत ज़्यादा निर्भर थी और लगातार खेती करने के कारण जो मिट्टी की उपजाऊपन है वो भी कम हो गया होगा, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, जिसकी वजह से खाद्यान्न का उत्पादन घट गया होगा। व्यापार भी कम हो गया होगा धीरे धीरे करके, और हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास न कृषि का ऑप्शन था न व्यापार का ऑप्शन था। तो ऐसे में इन लोगों ने क्या हुआ होगा? इन लोगों ने एरिया छोड़ दिया होगा। तीसरी बात कर रहे हैं हम सामाजिक अस्थिरता। हड़प्पा के शहरों में शुरुआत में जनसंख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे करके जनसंख्या बढ़ने लगी। अब ये जनसंख्या बढ़ने लगी तो उनके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करते। तो ये बात सिंपल सी है, देखो भाई, जनसंख्या बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, जनसंख्या बढ़ने की समस्या नहीं है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है और अगर रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं तो, बट रिसोर्सेज तो क्या है? लिमिटेड है, और जनसंख्या बढ़ जा रही है और रिसोर्सेज बढ़ नहीं रहे, खाने की चीज़ें कम होती जा रही हैं, कृषि योग्य ज़मीन कम होती जा रही है। तो इससे क्या होगा? जनसंख्या का दबाव संसाधनों पर पड़ेगा, और उसका संसाधन जब पूरे नहीं होंगे, जैसे आज के टाइम में पानी की इतनी ज़्यादा कमी हो रही है, कारण क्या है? जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, पानी की उत्पत्ति उतनी नहीं हो रही है। अब ऐसे में क्या होगा? समाज में विद्रोह होगा, हर जगह लड़ाई दंगे फसाद होंगे। और बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसके ये बताते हैं कि हाँ भाई वहाँ पर संघर्ष हुआ है, जिससे पता चलता है कि इस लड़ाई झगड़े संघर्ष की वजह से भी कुछ लोग इस क्षेत्र को छोड़ के चले होंगे। एक बहुत बड़े विद्वान हैं जिनका नाम है व्हीलर। इन्होंने 1944 के आसपास हड़प्पा की स्टडी करी और इन्होंने कहा कि भाई हड़प्पा का पतन हुआ है बाहरी आक्रमण की वजह से, क्योंकि भारत में जो आए वो आर्य जनजाति के लोग आए। अब ये जो आर्य जनजाति के लोग थे ये युद्ध प्रिय थे, इनके पास अच्छे अस्त्र शस्त्र। हड़प्पा वाले जो लोग थे वो भोले वाले थे, उन्हें शस्त्रों का ज्ञान नहीं था, वो युद्ध प्रिय लोग नहीं थे, वो शांति प्रिय लोग थे। जब आर्य लोग आए तो उन्हें इस क्षेत्र में बसना था, और किसी बाहर से लोग जब आते हैं तो उन्हें युद्ध करना ही पड़ता है। और ऐसे में इन लोगों ने क्या हुआ? हड़प्पा के भोले भाले लोगों पर अटैक कर दिया और वो लोग इनके अटैक का सामना नहीं कर पाए और बहुत सारे लोग मर गए। तो अगर आप इसके लिए सबूत मांगोगे तो व्हीलर ने सबूत भी बताया कि हड़प्पा में ना एक कब्र मिली है, एक डेडमैन गली मिली है जिसमें कंकाल पड़े हैं बहुत सारे। अब वो कंकाल ऐसे मिले हैं कि किसी की मुंडी टूटी हुई है, किसी के हाथ टूटे हुए हैं, किसी का छाती का टुकड़ा टूटा हुआ मिला है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर एक ना जेनोसाइड हुई होगी, नरसंहार हुआ होगा, जिसमें बहुत सारे लोगों को मारा होगा। तो जो लोग बच गए होंगे वो डर के मारे यहाँ से भाग गए होंगे और बाकी बहुत सारे लोग मर गए होंगे। तो कह रहा है आर्यों ने हड़प्पा के शहरी केंद्रों पर हमले किए और धीरे धीरे उनकी संस्कृति को खत्म कर दिया। ऋग्वेद में पूर्वों के विनाश का उल्लेख लिखा है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ भाई पक्का आर्यों ने आक्रमण किया होगा और ये सभ्यता समाप्त हो गई होगी। इसके अलावा हड़प्पा में टेक्नोलॉजी में ठहराव आ गया होगा। देखो भाई कोई भी सिविलाइजेशन जब भी आगे बढ़ती है, कोई भी क्षेत्र कोई भी देश जब भी विकास करता है, जब वो समय के साथ अपडेट हो।
शुरुआत में हर समाज बहुत तेजी से आगे चलता है, लेकिन एक समय आकर वो रुक जाता है। जहाँ से वो रुकता है बस वहीं से ही उस सभ्यता का खत्म होना शुरू हो जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वो भी लगातार हर साल पे साल एक जैसी जीवन जी रहे थे। कोई नई उनके पास उपलब्धियां नहीं थी टेक्नोलॉजी के मामले में, कोई भी नया डेवलपमेंट नहीं हुआ। धातु निर्माण जैसे पहले होता था वैसे ही अब हो रहा है, टूल्स पहले जैसे बनते थे वैसे ही अब भी बन रहे हैं। तो ऐसे में वो कॉम्पिटिटर नहीं रहे। जबकि जो अन्य सभ्यताएं थी, चाहे इजिप्ट की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, ये डेवलप हो रही थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता अभी भी पुरानी तरीके से चल रही थी। अब ऐसे में कोई भी सभ्यता पुराने तरीके से चलेगी तो एक समय पे आके उसमें ठहराव आएगा और फिर वो नष्ट ही हो जानी है। ये भी माना जाता है कि अत्यधिक जनसंख्या के बढ़ने की वजह से, जल भराव की वजह से यहाँ महामारियाँ फैल गई होंगी, जिसकी वजह से भी जनसंख्या बहुत सारी मर गई होगी। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, किसी भी सभ्यता का पतन एक कारण से नहीं हो सकता, क्योंकि एक बहुत बड़े एरिया को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे रीज़न जरूरी होते हैं। और वो जलवायु परिवर्तन भी हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, कृषि समस्याएं भी हैं, बाहरी आक्रमण भी है, समाज में तनाव भी है। तो इन सभी ने मिलकर इस सिविलाइजेशन को कमज़ोर कर दिया और धीरे धीरे करके सभ्यता खत्म हो गई। लेकिन भारत की विरासत में आज भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है। आज भी जब हम भारतीय इतिहास की शुरुआत करते हैं तो उसकी शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से ही होती है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ इन दोनों क्वेश्चन में से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आया तो आप इस क्वेश्चन को करने में सक्षम है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, भारत की ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृति है इसकी विशेषताएं क्या थी। इस क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हों तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, ताकि जब इसके हम तीसरे और चौथे क्वेश्चन को अपलोड करें तो जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हुई हो उसे हम वहीं पर ही सॉल्व कर दें। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना ताकि हमें आपकी राय पता चल पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।